नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ एक गंभीर मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, खास करके नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी पूरी तरह से इस बार देश की आम जनता को धोखा देने में असफल हुई है, कामयाब नहीं हो पाई है। कोशिश उसने बहुत किया, नरेंद्र मोदी ने भी और उसकी गुजरात लॉबी ने भी कोशिश बहुत किया, लेकिन धोखा देने में कामयाब नहीं हो सके। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि नरेंद्र मोदी एक बगा खुलेआम गुजरातवाद किया। नरेंद्र मोदी खुलेआम एक बगा अडानीवाद किया। पूरे गुजरातवाद की बात नहीं कर सकता, पूरे गुजरात की भी बात नहीं है। गुजरात के कुछ चोरों के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी ने जो षड्यंत्र किया वो आम जनता के सामने पर्दाफाश हो गया। इसके कारण नरेंद्र मोदी आम आदमी को बरगलाने में, फुसलाने में, यूं कह सकते हैं कि अपनी तरफ मोड़ने में, अपनी बातों में फंसाने में, अपने झूठ में फंसाने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई। उनकी आईटी सेल, सोशल मीडिया, उनका गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, उनका अडानी अंबानी मीडिया, माफिया मीडिया, सारा का सारा मीडिया पूरा जोर लगा डाला, लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम यह तक साबित नहीं कर सके कि उन्होंने 10 साल में एक भी अच्छा काम किया हो। बात यह नहीं है। बात यह है मेरे दोस्तों, आज जो आपके सामने रखने वाले हैं वो ये है कि भागवत की बगावत नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ रहा है। भागवत से दूर जाकर के, यानी आरएसएस से पंगा लेकर के नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचाए हैं। वो कसक भागवत और आरएसएस को है, लेकिन यह बहुत छोटा सा विषय है। सबसे बड़ा जो कसक है, सबसे बड़ा जो विषय है वो है नरेंद्र मोदी ने जो देश भर में गुजरातवाद किया, गुजराती माफियावाद किया। गुजरातवाद नहीं कह सकते, गुजराती माफियावाद किया, अडानीवाद किया, अंबानीवाद किया, जो लगभग 16 लाख करोड़ अपने आसपास के चोरों का, यानी गुजराती माफियाओं का, जो बैंकों से लूट कर बैठे थे, उन्हें माफ कर दिया। कहने का मतलब बहुतायत में, यानी 80% जो माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है बैंकों का, वो 80% गुजराती माफियाओं ने ले रखा था, जो पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरे दोस्त, भागवत से नरेंद्र मोदी की बगावत क्यों हुई? भागवत बगावत पर क्यों उतरे? भागवत इस समय नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी के बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण यह नहीं है कि आरएसएस एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस हमेशा से देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन रहा है और आज भी वही काम कर रहा है। अगर उसे राष्ट्र के प्रति बोलना होता तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि आरएसएस रोड पर उतारा था। अगर आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन होता, तो राष्ट्रवादी संगठन नहीं है आरएसएस। आरएसएस क्यों बगावत कर रहा है? हमारे और आपके लिए नहीं। आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच जंग क्यों चल रही है? देश की आम जनता के लिए नहीं। आरएसएस अपने कॉडर को वोट देने से मना कर दिया है। इसीलिए आपने देखा कि हमारे वीडियो पर चल रहे बर्फबारी की तरह पूरे का पूरा आरएसएस काडर ही घर बैठ गया है, वोट देने के लिए तैयार नहीं, निकल नहीं रहा है। और यही आपको वोटिंग में भी परिलक्षित हुआ, क्योंकि जब आरएसएस का कैडर घर बैठ गया तो नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी का मेन वोटर, यूं कह सकते हैं, घर बैठ गया। अब अगर वो वोट देने नहीं निकल रहा है तो जो इन्फ्लेशन आप अभी देखे हैं इस बार पहले चुनाव में, यानी पहले फेज के चुनाव में जितना कम मतदान आपने देखा है, उससे ज्यादा कम मतदान आपको कल देखने को मिलेगा।
और उसका सबसे बड़ा कारण होगा भागवत और मोदी के बीच बगावत। कारण गुजरात लॉबी यानी अडानी वाद, सब कुछ लूट करके देश का अडानी को दे देना। मैंने कहा कि आरएसएस अगर नरेंद्र मोदी से खिंचा है, यानी नरेंद्र मोदी से निराश हुआ है, नरेंद्र मोदी से जो आशा किया था वो टूटा है, उसका कारण ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। उसका कारण ये है कि जो प्लान आरएसएस का था आगे सैकड़ों वर्षों तक भारत की गद्दी पर राज करने का, उसे मटियामेट कर दिया, और एकमात्र अडानी के कारण। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के मंसूबों पर पानी नहीं फेरा। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि उसने पूरे देश के मंसूबों पर, देश के की आशाओं पर पानी फेर दिया। और एकमात्र यह सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने ओनली अडानी के लिए। अब एक पक्ष तो आप साफ समझ गए कि नरेंद्र मोदी से बगावत या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील भागवत की या अपने कैडरों की, यह सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है। यह बात मैंने पहले भी बताई थी, और यह बात अब आपके सामने वोटिंग से सामने आ रहा है। और यह बात जितने भी कम से कम इलेक्शन को समझने वाले लोग होंगे वो पकड़ चुके हैं और समझ रहे हैं, और बहुत से लोग खुलकर बोलने भी लगे हैं कि आरएसएस वोटर घर बैठ गया है। फिर वही बात कि ये सब कुछ आरएसएस ने राष्ट्र के लिए नहीं किया, यानी बगावत जो किया है, नरेंद्र मोदी को वोट न देने की अपील जो की है, या अंदर खाने मना कर दिया आरएसएस को बीजेपी को वोट देने से, वो इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के मंसूबों पर, प्लान पर पानी फेरा, और वो भी सिर्फ अडानी के लिए। अब बात को समझिए मेरे दोस्त, मैंने कह दिया कि आरएसएस कोई शुद्ध और अच्छा संगठन नहीं है जिस पर रिलाई किया जाए, मतलब जिस पर विश्वास किया जाए। लेकिन आरएसएस की मंशा कुछ और थी। आरएसएस भी ये उम्मीद नहीं किया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ लूट करके अडानी को दे देंगे। अब उसका अर्थ समझिए, जो बात हम आपको समझा नहीं पाते या हम समझाते हैं आप समझ नहीं पाते, वो बात आरएसएस समझ रहा है। और वो बात है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर सारे एयरपोर्ट सिर्फ अडानी को ही क्यों दिए? नरेंद्र मोदी ने सारे पोर्ट्स ब्लैक मनी का उपयोग करके, ईडी का उपयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके, आईडी का उपयोग करके सिर्फ अडानी को ही क्यों दिए? सीमेंट उद्योग अडानी के हवाले क्यों किया? कृषि उद्योग अडानी के हवाले क्यों किया? बीज, कृषि से संबंधित बीज का उद्योग अडानी के हवाले क्यों किया? रेल अडानी को क्यों बेचा? रोड अडानी को क्यों देना चाहते हैं? पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी के हवाले क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्त, बिजली, पानी, कोयला, गैस, खनिज, सब कुछ अडानी के हवाले नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? यह आपके सामने जब मैं रखता हूं तो मुझे आपकी तरफ से उदासीनता दिखाई देती है। आप शायद इसे समझ नहीं पाते या मैं आपको समझा नहीं पाता, लेकिन इस बात को आप समझे या ना समझे, देश समझे या ना समझे, वो 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ी है वो समझे या ना समझे, लेकिन आरएसएस तो समझ रहा है। आरएसएस पूरे देश में है, सिर्फ गुजरात में नहीं। आरएसएस नरेंद्र मोदी के कार्यों से हताहत हुआ है। उसके इरादे जो सैकड़ों साल तक राज करने के थे वो टूटे हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैंने कहा जिस बात को आप समझ नहीं पाए, जिस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो आरएसएस समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ गुजराती माफियाओं का राज चाहते हैं पूरे देश पर। तो क्या, भले ही आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन ना हो, लेकिन क्या आरएसएस ये चाहेगा कि कुछ गुजराती माफियाओं का गुलाम भारत बन जाए? भारत पर कुछ गुजराती माफिया राज करें? भारत अब अंग्रेजों का नहीं, मुगलों का नहीं,
कुछ गुजराती माफियाओं का गुलाम बन के रह जाए? क्या आरएसएस ये चाहेगा? क्या आरएसएस का अस्तित्व सिर्फ गुजरात में है? क्या आरएसएस का कैडर, आरएसएस के लोग, आरएसएस का नेतृत्व, आरएसएस सिर्फ गुजरात में है, पूरे भारत में नहीं? वो तो पूरे भारत में है ना, उसमें तो सभी लोग हैं ना। और ये बात अब आरएसएस ही सिर्फ नहीं, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी समझने लगे हैं। डर के मारे चुप हैं, अपनी कुर्सी के डर के मारे या जेल जाने के डर के मारे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक दोधारी तलवार की तरह है। वो सामने वाले पर जितना वार करेंगे उससे ज्यादा गहरा वार वो अपने वालों पर भी कर सकते हैं। इसीलिए राजनाथ, नितिन गडकरी, जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने सारे एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिए? नरेंद्र मोदी ने सारे पोर्ट अडानी को क्यों दिए? नरेंद्र मोदी ने बिजली, कोयला, पानी सब कुछ अडानी को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी सारी की सारी ब्लैक मनी जिसे लाकर पूरे देश को देना था, वो सबका सब अडानी को क्यों दिया? क्योंकि वक्त आने पर नरेंद्र मोदी और अडानी, यानी दोनों, यानी मोडानी, यानी गुजरात लॉबी, यानी गुजराती माफिया मिलकर के पूरे देश का गला घोंट सके। और वो इस कंडीशन में आ चुके हैं। समझिए, ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं और आरएसएस भी समझ रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी कुर्सी के लिए चुप हैं और भले ही आरएसएस खुलकर सामने मैदान में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें उसका खून कभी गर्म रहा ही नहीं, उसका खून कभी राष्ट्र और देश के लिए लड़ा ही नहीं। वो भीतरघात भले ही कर ले, आज भी वही कर रही है। उसे पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब वो पूरे भारत पर राज करने की कोशिश करें, जब दिल्ली से राजधानी वो जूनागढ़ ले जाएं, तब कोई बगावत ना कर सके, और अगर करे तो पूरे देश के व्यापार जगत हो, राजनीति जगत हो, सबका गला दबा दे। कैसे? मान लीजिए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डिक्टेटर हो गए और डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक छत्र राज करूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, आज के बाद चुनाव नहीं होगा, 2024 के बाद जो होने वाला है उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या होगा? प्रदेश बगावत करेंगे। ठीक है, उन प्रदेशों का दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अडानी को बोलेंगे सीमेंट बंद कर दो, केरला में नहीं जाना चाहिए, तमिलनाडु में नहीं जाना चाहिए, झारखंड छत्तीसगढ़ में नहीं जाना चाहिए, बिहार में नहीं जाना चाहिए, जहां जहां उनकी सरकारें नहीं होंगी वहां नहीं जाना चाहिए। जो बगावत करेंगे प्रदेश, वहां नहीं जाना चाहिए। तो बिजली बंद कर देंगे, कोयला बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, रेलवे से आना जाना बंद कर देंगे, पोर्ट से उसका बिजनेस बंद कर देंगे। इस तरह उस प्रदेश का दमन करेंगे और उस दमन को लोगों तक पहुंचे ना। जो नरेंद्र मोदी जुल्म केरला में करें, जो नरेंद्र मोदी जुल्म तमिलनाडु में करें, जो नरेंद्र मोदी जुल्म आंध्रा में करें, तेलंगाना में करें, वो जुर्म उनका कोई समझे ना, जाने ना। इसीलिए अपने ही सारे मीडिया को खरीदकर अपने ही उन्हीं माफियाओं के हवाले कर दिया। मान लीजिए कल अगर केरला में उत्पात मचाते हैं नरेंद्र मोदी, कौन सुनेगा? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली की मीडिया, मेन मीडिया उनकी बात सुनेगी नहीं, सुनाएगी नहीं, बताएगी नहीं, दिखाएगी नहीं। उसका प्रमाण आप ले लीजिए। लद्दाख के साथ क्या हो रहा है? लद्दाख का गला घोंटा जा रहा है, लद्दाख का सब कुछ अडानी को बेचा जा रहा है, और लद्दाख से जब आवाज उठ रही है तो उसका गला दबाया जा रहा है। किसी भी मीडिया में कहीं भी आपको सुनाई दे रहा है? नहीं ना। इसी तरह आपके प्रदेश, जहां से भी आप आते हैं, आपके प्रदेश के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा जब नरेंद्र मोदी 2024 के बाद अपनी अराजकता का खूंटा ठोकने के लिए सामने आएंगे और आपका प्रदेश बगावत करेगा, आपके प्रदेश का नेतृत्व बगावत करेगा, तो नरेंद्र मोदी उसका दमन करेंगे। सीमेंट रोक देंगे, आपके यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, पानी रोक देंगे, बिजली रोक देंगे, कोयला रोक देंगे, आप अंधेरे में डूब जाओगे। खाद रोक देंगे, कृषि संयंत्र रोक देंगे, बीज रोक देंगे, आप खेती नहीं कर पाओगे। आपका सामान विदेशों में ना आएगा ना जाएगा, आप व्यापार नहीं कर पाओगे। ये समझ रहे हो बात को? और ये बात जो मैं कह रहा हूं आपकी समझ में आए ना आए, भले ही आप 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े खड़े आपका दिमाग कुंद हो गया हो, भले ही उन किसानों को आत्महत्या करते करते 2-4 10-20 हजार रुपयों के लिए संघर्ष करते करते दिमाग घिस गया हो, भले ही
देश के युवाओं का एड़िया रगड़ते हुए नौकरी के लिए उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, भले ही पूरे देश के दिमाग में भूस भर गया हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, लेकिन बीजेपी तो समझ रही है ना, आरएसएस तो समझ रही है ना, इसलिए आरएसएस बगावत कर रही है, इसलिए बीजेपी बगावत करना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरे दोस्त, आज एक नपुंसक पूरे देश के सिस्टम को हिजड़ा बना दिया है। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई सच बोल नहीं पाता, कोई मुद्दे की बात उठा नहीं पाता, और इसीलिए नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र मुगल, मुसलमान और इस तरह की ऊल जुलूल पागलपन की बातें, घटिया बातें करके लोगों को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों का ध्यान बटाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं है, वो तो शातिर संगठन है। वो अच्छी तरह समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी का सबसे पहला और बड़ा प्रहार आरएसएस पर ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए अगर खतरा कोई बन सकता है भविष्य में तो आरएसएस ही है। एक बात तो समझ लो, जो जिसको पैदा करता है उसका बाप ही होता है। अब बाप समझो या मां, आरएसएस तो नरेंद्र मोदी की है ही, उन्हें इस गद्दी तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। आरएसएस इस बात को समझ रहा है, आरएसएस इसीलिए वोटिंग से दूरी बना लिया है। आरएसएस तो अपना भले ही राष्ट्र के प्रति नहीं, अपने हितों को देखते हुए आरएसएस ने जो निर्णय लिया उसकी समझ को समझ करके आप मेरे देशवासी, मैं पूरे देश से यह अनुरोध करता हूं, विनय करता हूं कि आप भी समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी के आघात को समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी का जो आघात होगा 2024 के बाद, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, उसको समझने के लिए 2-4 पॉइंट्स ही अपने दिमाग में रखकर अपने दिल और दिमाग से उस सवालों का जवाब ढूंढिए। नरेंद्र मोदी ने एयरलाइंस क्यों नहीं खरीदवाई अडानी से? एयरपोर्ट क्यों खरीदवाया? एयरलाइंस भी तो खरीदवा सकते थे। नरेंद्र मोदी ने शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं खरीदवाई? पोर्ट क्यों खरीदवाया? नरेंद्र मोदी ने सीमेंट से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस क्यों नहीं करवाया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? सीमेंट पर क्यों कब्जा किया? नरेंद्र मोदी रोड पर, रेल पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी बिजली, कोयला पर क्यों कब्जा किया? अडानी से क्यों कब्जा करवाया? सोच के देखिए, आपको मेरे सवालों का जवाब आपका दिल, आपका दिमाग जरूर देगा। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी देश को गुलाम बनाने के लिए किया है। जब आप आवाज उठाओ तो आपका वो गला दबा सकें, इसके लिए किया है, आपके बिजनेस को खत्म कर सकें। मैंने कहा कि पोर्ट उन्होंने खरीदवाया, शिपिंग कंपनियां अपने आप उनकी हो गई मुफ्त में, एयरपोर्ट उन्होंने खरीदवाया। मान लीजिए आपको एयर इंडिया, रतन टाटा चलाते हैं, कितने दिन तक चलाएंगे? जिस दिन चाहेंगे अडानी अपने पोर्ट पर नोटिस लगा देंगे एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट हमारे एयरपोर्ट पे नहीं उतरेगी। कोई क्या कर लेगा? उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने खरीद लिया है, उनका है। तो मान लीजिए चला रहे हैं तो कहेंगे कि हमको इतना सर्विस चार्ज दीजिए। अब कहां से देंगे रतन टाटा? क्या करेंगे? जब जितना एक फ्लाइट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना भाड़ा मिलता है, उतना सिर्फ अगर उस एयरपोर्ट पर पार्किंग का चार्ज अडानी मांग लेंगे तो कहां से चलाएंगे? फिर क्या करेंगे? वो सरेंडर कर देंगे, ले लो भैया तुम ही चलाओ। इस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर के पूरे देश के बिजनेस पर कब्जा इनडायरेक्टली कर चुके हैं, जिसका अंदाजा आपको नहीं है। और यह सब नरेंद्र मोदी और अडानी ने इसलिए किया है कि जब भी आप आवाज उठाओ, नरेंद्र मोदी जब अपना डिक्टेटरशिप लागू करें, नरेंद्र मोदी जब अपनी तानाशाही देश पर थोपें, नरेंद्र मोदी जब देश में चुनाव कैंसिल कर दें, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घोषित कर दें, नरेंद्र मोदी जब संविधान भंग कर दें, नरेंद्र मोदी जब लोकतंत्र खत्म कर दें, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली को जूनागढ़ ले जाएं, तो जो भी आवाज उठाए उसकी आवाज का दमन करने के लिए वेरियस वे, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सिर्फ मीडिया से नहीं, हर तरह से उस प्रदेश का, उस आदमी का, उस समुदाय का गला घोंट दें, जैसे आज लद्दाख का घोंट रहे हैं। यह है चाल। ये आप समझो या ना समझो,
आरएसएस समझ गया है, इसीलिए वोट से दूरी बना लिया है। आप समझो या ना समझो, लेकिन बीजेपी भी समझ गई है अब वो वोट से दूरी तो बना नहीं सकती, उसको चाहिए कुर्सी, चाहे देश जाए भाड़ में। बीजेपी के नेता तो ऐसे ही हैं। अब रह गई बात आपकी, मेरे दोस्त, यह वक्त है कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके वोट कीजिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। यही एक रास्ता है इस देश को बचाने का। जाने अनजाने दूसरे भी, आपके दुश्मन भी आपके साथ आपकी मदद कर रहे हैं, अपने हितों को ध्यान में रखकर उसका फायदा उठाइए। लेकिन वो फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप दिल खोलकर हर हाल में सारे काम रोक करके वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे, वोट करने जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। नमस्कार।